स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम देखने जा रहे हैं अपने उत्तराखंड प्रयोगशाला सहायक 2019 का डिटेल सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं। जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा है जो हमारा पेस मेकर इज मतलब पेस मेकर क्या होता है। एवी नोड होता है, एसए नोड होता है, बंडल ऑफ हिस होता है या फिर वेंट्रिकुलर मसल्स होती हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो हमारा हार्ट है, जो दिल है, उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो ये है हमारा हार्ट, इसका स्ट्रक्चर। तो बात करते हैं हार्ट की। तो हम सबसे पहले हार्ट को 4 हिस्सों में करते हैं डिवाइड। ठीक है, ये 4 हिस्सों में जो हमने डिवाइड करा है, ये हमने करा है पढ़ने की सुविधा के लिए, मतलब जिससे हम हार्ट को अच्छे से पढ़ सकें या समझ सकें। ये जो मैंने लाइन डाली हैं 2, ये होती हैं इमेजिनरी लाइन्स होती हैं। ठीक है, तो जो हमारी बीच वाली लाइन है, इससे जो नीचे वाला हिस्सा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। VENTRICLE वेंट्रिकल बोलते हैं। और इससे ऊपर वाले हिस्सा जो होता है, इसको हम बोलते हैं आर्ट्रियम। ATRIUM आर्ट्रियम बोलते हैं। और जो हमने ये बीच में सेंटर में जो लाइन डाली है, लाइन के इस साइड वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट, या ये हमारे लेफ्ट साइड वाला एरिया होता है, लेफ्ट बोलते हैं। इस साइड वाला एरिया जो होता है, इसको हम बोलते हैं राइट साइड या फिर राइट वाला रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये हमारा पहला चैम्बर है हार्ट का, ये जो 4 हिस्से हैं, इसी को हम बोलते हैं चैम्बर। ठीक है, और जो हमारा ह्यूमन्स है, ह्यूमन्स का हार्ट क्या होता है? 4 चैम्बर होता है। ठीक है, अब हम इस लाइन को अगर यहाँ से जोड़ दें तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा? हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे जोड़ देते हैं, ये हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, इसी को अगर मैं सही से बनाऊं तो ये हार्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ से और फिर यहाँ, और यहाँ से ऐसे नीचे वाला स्ट्रक्चर, यहाँ से ऐसे, और बीच में इनकी आएगी लाइन। ठीक है, ये जो होता है, ये होता है हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर। तो जो ये वाला हिस्सा था, इस वाले हिस्से को हमने क्या नाम दिया था? ये होता है लेफ्ट साइड, और ऊपर वाले को हम बोलते हैं आर्ट्रियम। तो इसका नाम क्या हो गया? लेफ्ट आर्ट्रियम। नीचे वाले हिस्सा क्या होता है? वेंट्रिकल। और ये किस साइड में है? लेफ्ट साइड में। तो इसका नाम क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। इस साइड जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये कहाँ किस तरफ है? राइट साइड। और ऊपर वाले को हिस्से को बोलते हैं आर्ट्रियम। तो इसका नाम क्या हो गया? राइट आर्ट्रियम। ऐसे ही जो इसका नीचे वाला हिस्सा है, इसमें हम क्या बोलते हैं? राइट साइड है और नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ है तो वेंट्रिकल बोलेंगे, और राइट साइड में है तो राइट वेंट्रिकल हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे दिया जाता है इन चारों चैम्बर्स को नाम। तो इस चारों चैम्बर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले रीजन की, जो मैंने येलो कलर किया है। इस रीजन को कुछ इस जगह कुछ सेल्स पाई जाती हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। नोड में भी उनका नाम होता है SA नोड। मतलब यहाँ पर जो कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? SA नोड या फिर साइनो आर्ट्रियल नोड। अब ये कहाँ पर है? कहाँ पर है ये? हमारे राइट आर्ट्रियम में अपर राइट कॉर्नर पे है। ठीक है, ये है इसकी लोकेशन। लोकेशन कहाँ पे होती है इसकी? राइट आर्ट्रियम में अपर साइड पे, राइट आर्ट्रियम में अपर राइट कॉर्नर पर इसकी लोकेशन है। ठीक है, ये होता है ऐसे नोड। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। ठीक है, और ये जो ऐसे नोड होता है, इसी को हम बोलते हैं पेस मेकर। पेस मेकर मतलब ये हमारी हृदय की जो गति है उसको बनाता है, उसको बनाने का काम ये करता है। हृदय की गति मतलब वो होती हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा। मतलब ये जो पेस मेकर है, ये हमारी हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसको ओरिजिनेट करता है। यह हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है, जिसके कारण हम इसको क्या बोलते हैं? हार्ट का पेस मेकर। ठीक है, और इसी में ही नीचे की तरफ यहाँ पर जो हमारा ये वाला रीजन है, यहाँ पर एक दूसरी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं AV नोड। यहाँ पर जो सेल्स मिलती हैं, इनको क्या बोलते हैं? AV नोड या फिर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म होती है AV नोड, जो कि क्या करता है? यहाँ से जो सिग्नल्स निकलते हैं, किससे? ऐसे नोड से, वो पहुँचते हैं AV नोड पर। फिर ये AV नोड क्या करता है? इन्हीं सिग्नल्स को पूरे हार्ट में देता है। ठीक है, मतलब अपने खुद लेगा उन सिग्नल्स को, और फिर हमारे पूरे हार्ट में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, तो एक तरह से क्या करता है?
जो सिग्नल्स आए हैं ऐसे नोड से, वो ए बी नोड कलेक्ट करता है उन्हीं सिग्नल को, और फिर इसी सिग्नल बोलूँ या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बोलूँ, इसको क्या करता है, पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। और इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, पेस सेटर। पेस SETTER, पेस सेटर। ऐसे नोड होता है हमारा पेस मेकर और ए बी नोड होता है हमारा पेस सेटर। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसमें जो हमारा पेस मेकर होता है वो क्या होता है, ऐसे नोड। बाकी देख लेते हैं इसकी कुछ डिटेल्स। तो डिटेल देखेंगे तो इसमें क्या होता है, ऐसे नोड को हम बोलते हैं पेस मेकर। ये कहाँ पर होता है, तो अपर राइट कॉर्नर होता है राइट आर्टरियम की। ठीक है, और ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, जो कि क्या करती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, मतलब हमारे हार्ट का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करती हैं कौन, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और ये 70 से 65 इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पर मिनट जनरेट करता है कौन, ऐसे नोड। अब बात करते हैं ए बी नोड की। तो जो ए बी नोड होता है इसको हम बोलते हैं पेस सेटर, और ये कहाँ पर होता है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट आर्टरियम, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, और ये क्या करता है, ये 60 से 65 इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है पर मिनट। ठीक है, और जो हमारी एक कार्डियक साइकिल होती है वो हमारी कंप्लीट होती है 0.8 सेकेंड्स में। ठीक है, तो ये था इस वीडियो का आंसर या इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे हार्ट की पोजीशन, या फिर हार्ट जो है हमारा कहाँ पर होता है। तो देखो, वो पहले आपको समझाता हूँ। देखो, जब आप अपनी चेस्ट को छुएंगे तो सबसे बीच में आपको जो ये बोन मिलती है, ये कौन सी होती है, एक स्ट्रेट बोन आपको मिलती है, इसको हम बोलते हैं स्टर्नम। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, स्टर्नम, STERNUM, स्टर्नम बोलते हैं। इसी के पीछे की तरफ आप कमर की तरफ छुएंगे तो आपको एक हड्डी मिलती है या एक बोन मिलती है, जिसको आप क्या बोलते हो, बैक बोन बोलते हो, या फिर बोलते हो वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हो आप। ठीक है, इन दोनों के बीच में ही क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ही हमारा दिल होता है। ठीक है, और अगर आप इसको सामने से अगर देखेंगे तो इसमें क्या होगा, जो हमारा हार्ट होगा वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जो हमारी सबसे पहली रिब है, सबसे पहली रिब, और लास्ट में जो हमारा डायफ्रैगम है, इसके बीच के हिस्से में देखने को मिलता है। और अगर हम सामने से देखेंगे तो, और जो हमारे लंग्स हैं इन दोनों के बीच में देखने को मिलता है, बिटवीन 2 लंग्स। ठीक है, और ये जो रीजन है, इस पूरे रीजन को अगर मैं नाम दूं या एक शब्द में मुझे इस पूरे रीजन को डिस्क्राइब करना हो तो वो क्या होता है, वो होता है मीडिया स्टर्नम। ठीक है, जिसकी स्पेलिंग होती है MEDIA, मीडिया STINUM, मीडिया स्टाइनम या मीडिया एस्टिनम। ठीक है, ये मीडिया एस्टिनम है। यहाँ पर क्या होता है, हमारा हार्ट। कोई आपसे एक वर्ड में पूछे हार्ट की लोकेशन कहाँ पर होती है, तो वो होती है मीडिया एस्टिनम में। ठीक है, ये था। और ये जो हमारा हार्ट होता है, आपने देखा होगा, अगर मैं इस यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचूँ, जो कि क्या है, स्टर्नम वाली लाइन खींचूँ, मान लो आपको सामने से स्टर्नम दिखाऊँ, तो ये क्या है, हमारा दिल जो है ये ऐसे है। ठीक है, मतलब ज़्यादा साइड कहाँ को है, लेफ्ट साइड में ये झुका हुआ है। ठीक है, मतलब हमारा हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड क्या होता है, टिल्टेड होता है। ठीक है, टिल्टेड होता है। या फिर मैं बोलूँ, जो हमारे हार्ट का 2/3 हिस्सा, मतलब 2/3 जो हमारा हार्ट है, उसका जो मास है 2/3 हार्ट का मास होता है, वो लेफ्ट साइड को टिल्टेड होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड को होता है या फिर लेफ्ट साइड को टिल्टेड होता है। इसीलिए हम बोलते हैं हमारा दिल जो है वो कहाँ है, बाएं तरफ को होता है। वो पूरा बाएं तरफ नहीं होता है, ज़्यादातर हिस्सा, मतलब जो 2/3 एरिया है वो होता है लेफ्ट साइड। ठीक है, और 1/3 जो होता है वो कहाँ होता है, राइट साइड। 1/3 हिस्सा या 1/3 मास ऑफ हार्ट इज राइट साइड, इज इन राइट साइड। ठीक है, मतलब 1/3 हिस्सा कहाँ होता है, राइट साइड में, और 2/3 हिस्सा कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, और हार्ट की
हार्ट के लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो होता है कार्डियोलॉजी। ठीक है, कार्डियोलॉजी का मतलब हम ह्यूमन के नॉर्मल हार्ट की स्टडी करना और उससे जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं उस ब्रांच को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। ठीक है, या फिर कार्डियोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हार्ट के बारे में और हार्ट से रिलेटेड जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में। और जो कार्डियो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं ये किसके लिए प्रयोग करते हैं, हार्ट के लिए। ठीक है, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, मतलब हार्ट की स्टडी हम करते हैं किसमें, कार्डियोलॉजी में। ठीक है, तो देखते हैं इसके कुछ अगले पॉइंट। अगला पॉइंट है कि जो हमारी हार्ट जो है हमारा, ये हार्ट की जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, 3 लेयर होती हैं। एक तो होती है हमारी एपिकार्डियम, दूसरी होती है मायोकार्डियम, तीसरी होती है एंडोकार्डियम। ठीक है, एपिकार्डियम होती है जो सबसे बाहर की तरफ होती है, वो होती है हमारी एपिकार्डियम। जो मिडल लेयर होती है इसको बोलते हैं मायोकार्डियम, और जो सबसे अंदर की तरफ होती है वो कौन सी होती है, एंडोकार्डियम लेयर। सबसे अंदर होगी एंडो, बीच में होगी मायो, सबसे बाहर की तरफ क्या होगी, एपिकार्डियम। ठीक है, इन तीनों का काम क्या होता है, हमारे हार्ट को कोई भी झटके से बचाना होता है। जब आपको अचानक ब्रेक लगते हैं या आप गाड़ी में कहीं जाते हैं, अचानक ब्रेक लगते हैं, और जब रोड पे खड्डे होते हैं तो अचानक झटका लगता है ना आपको, आपकी बाइक में हो, गाड़ी में हो, बस में हो, तो उस झटके से, शॉक से बचाता है कौन, ये हमारी हार्ट को। लेयर होती हैं, इनके लेयर में बीच में भी कुछ फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, वो सब कलेक्टिवली क्या करते हैं, हमारे हार्ट को एक्सटर्नल शॉक से बचाते हैं। ठीक है, और जो हमारा ये हार्ट होता है ये बनता है, हमारी जो 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, जिनको हम जर्मिनल लेयर बनते हैं, इसमें से मीजोडर्म से हमारा हार्ट बनता है। तो हमारा हार्ट कैसा होता है, मीजोडर्मिनल ओरिजिन में। यह हमारा जो हार्ट है, हार्ट का ओरिजिन कैसा होता है, मीजोडर्मल होता है। ठीक है, मतलब हमारा हार्ट जो होता है वो जो ये बीच वाली लेयर जो होती है इससे बना होता है। ठीक है, जो कि कब बनती है, लेट गैस्टुला फेज में मिलती हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में जो बीच वाला जो ये एयर कैविटी होती है या कैविटी होती है इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। ठीक है, फिर ब्लास्टोसील में क्या होता है, फिर ये जाता है गैस्टुलेशन की स्टेज में। गैस्टुलेशन होता है जिसमें सेल्स बनती हैं और कुछ डिफ्रेंशिएट्स होती हैं, जिसमें एक कैविटी बनती है जिसका नाम होता है आर्कियंट्रॉन। फिर इसमें आर्कियंट्रॉन जब लेट अर्ली गैस्टुला स्टेज फेज में जाता है तो इसमें क्या बनती है, बीच में एक कैविटी बनती है या एक छोटा सा पोर बनता है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोपोर, और 2 लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, फिर जब लेट गैस्टुला स्टेज आती है तो लेट गैस्टुला स्टेज में ये तीनों लेयर डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। सबसे बाहर वाली होती है एक्टोडर्म, फिर होती है मीजोडर्म, फिर होती है एंडोडर्म। एंडोडर्म होती है सबसे अंदर वाली, सबसे बाहर वाली होती है एक्टोडर्म, और बीच में होती है इन दोनों के मीजोडर्म। जो इस बीच में होती है मीजोडर्म, यही क्या बनाती है, हमारे हार्ट को बनाती है। ठीक है, तो ये थी हार्ट से रिलेटेड जुड़ी हुई जानकारियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारा किस ऑर्डर के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है और रेट कोएफिशिएंट है वो दोनों सेम रहेंगे। तो हम पहले देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन। तो यह है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन। ठीक है, जिसमें यह रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ठीक है, और ये इसको हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। जब हमने इसको किया है तो हम इस रेट ऑफ रिएक्शन को बोलेंगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, और ये ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, जहाँ पर के है, के को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, या फिर ये जो के है ये क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। इसी रेट कांस्टेंट को या इसी के को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रेट कोएफिशिएंट भी हम इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है, रेट कोएफिशिएंट बोलो या रेट कांस्टेंट बोलो, एक ही बात होती है। ठीक है, आपने देख लिया रेट कांस्टेंट और रेट कोएफिशिएंट। बाकी हम बात करें इस रेट कोएफिशिएंट या रेट कांस्टेंट की, जो कि क्या है हमारा के है। ठीक है, तो इस के की हमारी 3 वैल्यू होती हैं। 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए होती है मोल
लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होती है सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए होती है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तीन रिएक्शन होती हैं, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए। इन तीनों की वैल्यू ये सामने लिखी है जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। और हमसे पूछा था इस के की वैल्यू और रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू सेम कौन से ऑर्डर में होती है। हमने इसका के का तो देख लिया, अब आप देख लो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू। तो देखो, जब भी हमें रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी इक्वेशन में निकालना होता है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, उसकी कंसंट्रेशन और टाइम, इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। मान लो आपकी एक यूनिट है जिसमें आपको जो कंसंट्रेशन दी गई है वो किस में दी गई है, मोल पर लीटर में। तो कंसंट्रेशन आपकी क्या हो गई, मोल पर लीटर। और टाइम आप किस में लेते हैं, पर सेकेंड में। तो पर सेकेंड, तो आपकी यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपकी किसकी यूनिट हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन की। तो अब आप देखेंगे कि मोल पर लीटर पर सेकेंड किस में है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में है, किसकी, के की वैल्यू। तो के की वैल्यू जीरो ऑर्डर रिएक्शन में और रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम होती है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसमें क्या होती है, हमारी वैल्यू सेम होती है, किसकी, के की और रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू सेम होती है। कितनी होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वही मान लो अगर आपको कंसंट्रेशन किस में दी गई हो, या हमारी कोई गैसियस इक्वेशन हो, तो उसमें कंसंट्रेशन हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर में, ठीक है। अब वहाँ पे आपको मोल नहीं मिलेगा, वहाँ पे क्या मिलेगा, पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर को हम लिखते हैं एटीएम में, ठीक है। एटीएम में मेजर करते हैं तो उसकी यूनिट क्या होगी, एटीएम पर सेकेंड। एटीएम पर सेकेंड, एटीएम पर सेकेंड हमारी क्या होगी, यूनिट होगी गैसियस रिएक्शन में, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं रेट कांस्टेंट जो हम निकाल सकते हैं वो अरेनियस इक्वेशन से भी निकाल देते हैं, जो कि क्या होता है, के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। और दूसरा रेट कांस्टेंट को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, के इज इक्वल टू रेट अपॉन ए की कंसंट्रेशन ए इंटू बी की कंसंट्रेशन बी, ठीक है। यहाँ से भी आप डिनोट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो जब भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बात करेंगे तो मतलब कहने का मतलब है जो कि हमारा कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की अगर आप पावर को प्लस कर देंगे, यहाँ पर जैसे दे रखा है x प्लस वाई, तो जो भी हमारी वैल्यू निकल कर आएगी वही क्या होगी, हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब आपको समझ नहीं आया, देखो कैसे। मान लो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू ले लूँ 1 और y की वैल्यू भी ले लूँ 1, तो x प्लस वाई मतलब 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये रिएक्शन जो है सेकेंड ऑर्डर की होती है, ठीक है। मान लो अगर मैं x की वैल्यू ले लूँ 2 और इसकी वैल्यू ले लूँ 1, तो ये क्या हो जाएगी, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। मतलब ये जो हमारी रिएक्शन है ये थर्ड ऑर्डर की है, ठीक है। और जो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये हमारा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। फ्रैक्शन मतलब बट्टे में भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये हमारा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि एन टाइप जर्मेनियम इज ऑब्टेन्ड ऑन डोपिंग इंट्रिंसिक जर्मेनियम विद। कहने का मतलब है एन टाइप जर्मेनियम आपको कब मिलेगा, कि जब आप उसमें इंट्रिंसिक में क्या ऐड करेंगे, तो फॉस्फोरस, एल्यूमिनियम, बोरोन और गोल्ड। अब आप देख लो एन टाइप किसको बोलते हैं और पी टाइप किसको बोलते हैं। तो एन टाइप आपको तब मिलता है जब आप उसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एडिट करते हैं। पेंटावैलेंट का मतलब जिनकी वैलेंसी क्या हो, 5 इलेक्ट्रॉन की, जिनमें वैलेंस हो, वो एलिमेंट जिनमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो उसी को हम बोलते हैं पेंटावैलेंट। तो जब भी आप किसी में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मेजॉरिटी कैरियर होंगे और जो होल्स होंगे वो क्या होंगे, माइनॉरिटी कैरियर। और इसमें क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और होल्स की कंसंट्रेशन कम होगी। पेंटावैलेंट हम इसमें ऐड करते हैं एन टाइप में, और आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस और बिस्मिथ ये क्या है इसके एग्जाम्पल। और इसमें डोनर एनर्जी जो लेवल है वो वेरी क्लोज होगा कंडक्शन बैंड के। तो देखिए कंडक्शन बैंड का क्या हिसाब है। इसमें होते हैं दो बैंड होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। ठीक है, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है ये मान लो ये वैलेंस बैंड है और ऊपर क्या है कंडक्शन बैंड। तो इसका जो एनर्जी लेवल होगा वो किसके बराबर होगा, कंडक्शन बैंड के पास होगा। मतलब इसका एनर्जी जो लेवल है वो इस कंडक्शन बैंड के पास में होगा। आप देख रहे हैं ना यहाँ से ये बहुत ही पास है। ठीक है, तो इसका जो एनर्जी लेवल है या डोनर एनर्जी लेवल है ये पास में होगा कंडक्शन बैंड के, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, ये वैल्यू दोनों में सेम रहती है, एन में भी और पी में भी। और ये जो एलिमेंट होगा वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ये एलिमेंट, चाहे वो एन टाइप वाला हो या पी टाइप वाला हो। अब देख लेते हैं पी टाइप की। पी टाइप में क्या होता है, इसमें होल्स हमारे मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। ये अब जो भी है सब इसका अपोजिट होगा। जो एन टाइप में ज़्यादा होगा वो इसमें कम हो जाएगा। देखो लार्ज होल्स होते हैं कंसंट्रेशन, और इसमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम होती है। इसमें हम ऐड करते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, मतलब इनके लास्ट शेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जब हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एडिट करते हैं तो हमको मिलता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसके एग्जाम्पल हैं एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। मतलब जब ये 3 इम्प्योरिटी आप किसी भी सेमीकंडक्टर में ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। ठीक है, और इसमें जो होता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड के पास में होता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो मतलब जो हमारा एन टाइप जर्मेनियम है वो हमको कब मिलेगा, जब हम इसमें ऐड क्या करेंगे, फॉस्फोरस ऐड करेंगे। मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो हमारे डॉक्टर लॉरेंस ए फेयरवेल हैं, इन्होंने कौन सी टेक्निक बनाई है या कौन सी टेक्निक का आविष्कार किया है, नार्को एनालिसिस, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या पॉलीग्राफी। तो हम सबसे पहले देखते हैं नार्को एनालिसिस को कि नार्को एनालिसिस क्या होता है। तो सुशांत वाले केस में भी नार्कोटिक्स या नार्को का नाम आया था। तो जो नार्को शब्द है ये हमारा सीधा रिलेट करता है ड्रग्स से, मतलब दवाइयों से संबंधित होता है। और ये शब्द किसने दिया है, हॉर्सले ने दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा एक व्यक्ति होता है, हम इस व्यक्ति को क्या देते हैं, जबकि हम इस व्यक्ति से कोई सच्चाई उगलवानी होती है और ये ना बताता है प्यार से, मतलब नहीं बताता है प्यार से, तो हम एक इंजेक्शन में इसको हम क्या देते हैं, वो दवाई देते हैं। ठीक है, उस दवाई का जो होती है आमतौर पर वो कौन सी होती है, सोडियम पेंटोथॉल होती है। और इसी के साथ में या कोई दूसरी भी होती है, वो होती है सोडियम पेंटोथल स्कोपोएलामाइन या सोडियम अमाइटल, जिसको हम ट्रुथ सीरम भी बोलते हैं। कहने का मतलब है इंजेक्शन में हमने क्या भरी, दवाई भरी, उसको हमने इस व्यक्ति को दिया, जिसके कारण ये चला जाएगा हिप्नोटिक या सीडेटिव अवस्था में। मतलब ये अपने होशो हवास जो है इसका कम हो जाएगा। ठीक है, हिप्नोटिक और सीडेटिव अवस्था में चला जाता है, और जिसके कारण इसकी जो सब्जेक्ट्स इमेजिनेशन है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। सब्जेक्ट्स का मतलब ये व्यक्ति जिस पर हम ये प्रयोग कर रहे हैं, इसकी जो इमेजिनेशन है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है या मतलब कम हो जाती है। एंड एक्सपेक्टेड टू डाइवर्ज इंफॉर्मेशन दैट इज़ ट्रू, और ये वही जानकारी बताएगा अब जो सही सही होगी। आपने देखा होगा ना मूवीज़ में कि एक व्यक्ति होता है, उसको क्या करते हैं ऑफिसर जो होते हैं या जो इन्वेस्टिगेशन वाले होते हैं वो एक इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन के कारण क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा बेहोश हो जाता है, और बेहोशी के कारण क्या होता है, एक व्यक्ति जो इसके बगल में बैठा होता है, खड़ा होता है या बैठा होता है, वो इससे कुछ सवाल पूछता है और ये सवाल उनके सवालों के जवाब देता है, जो भी इसके इमेजिनेशन में चल रहा होता है उसी के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको बिना इंजेक्शन के दोगे, सवाल पूछोगे, तो ये हो सकता है आपको गलत जवाब दे दे, लेकिन जब ये अपने होश और हवास में नहीं है तो ये आपको बिल्कुल सही जवाब देगा। ठीक है, और ऐसा ही इसी टेक्निक का प्रयोग किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के समय इंटेलिजेंस
ऑपरेशंस में, ठीक है। और इसी दवाई को अगर आप ज़्यादा दे देते हो तो सर्जरी के दौरान या आपके पेन को भी कम करता है, मतलब एनेस्थीसिया के रूप में काम करता है। जिस व्यक्ति को सर्जरी करानी हो उसको ये थोड़ा सा दे दो, ज़्यादा मात्रा में बढ़ा के दे दो तो वो सर्जरी का दर्द कम कर देता है, ठीक है। कौन? सोडियम पेंटोथल, ठीक है। और ये सबसे पहले प्रयोग किया था रॉबर्ट हाउस ने। रॉबर्ट हाउस ने प्रयोग किया था, वो क्या था? टेक्सा का ओवेस्ट्रियन था। उसने ड्रग जो इस्तेमाल करी थी वो करी थी स्कोपोलामाइन 2 प्रिजनर पर, मतलब 2 कैदी के ऊपर। अगली टेक्निक है हमारी ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग। ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, हम इस व्यक्ति को कुछ फोटोज दिखाते हैं, कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं या उससे कुछ फ्रेज बोलते हैं या शब्द उससे पूछते हैं रिलेटेड टू द इंसिडेंट, ठीक है। उस घटना से जुड़े हुए या तो उसको फोटो दिखाओ या तो कोई वाक्य बोलो या फिर उससे कोई शब्द डिस्कस करो। फिर क्या होगा, उसके ब्रेन में क्या होगी, कुछ एक्टिविटीज़ होंगी जो ट्रिगर करेगी उसके न्यूरॉन्स को, जो जनरेट करेगी एक ब्रेन वेव जिसका नाम है ब्रेन वेव P300। और यही ब्रेन वेव कंप्यूटर लास्ट में डिटेक्ट कर लेता है फाइनली, और उसको पैटर्न को देखने से हमें पता लग जाता है कि ये व्यक्ति सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एक तो ये ब्रेन वेव P300 का इस्तेमाल करते हैं या इसको ऑब्जर्व करते हैं, और हम फोटोज़ का इस्तेमाल करते हैं। फोटो, फ्रेज या वर्ड रिलेटेड टू इंसिडेंट हम उस सब्जेक्ट से या उस व्यक्ति से पूछते हैं, ठीक है। और यही टेक्निक सबसे पहले इस्तेमाल करी थी डॉक्टर लॉरेंस ए फेयरवेल ने। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हमारा ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन जो कि हमारा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, मान लो कहीं पर भी क्राइम सीन में, जैसे आप सीआईडी देखते हैं तो वहीं पर डॉक्टर जो सालुके है उसको क्या मिलता है, कहीं पर कोई बाल मिलता है, कहीं पर कोई नाखून मिलता है, ठीक है, नाखून मिलता है या बाल मिलता है। तो बेसिकली इनमें क्या होता है, हमारा डीएनए होता है, या फिर ये मिलके या इनमें हमारा डीएनए पाया जाता है। और इन्हीं डीएनए का, इसी डीएनए को देखकर या इसी डीएनए को एम्पलीफाई कर कर इसी का पता लगाते हैं कि मुजरिम कौन है, ठीक है। नाखून या बाल मिलता है जिसमें क्या होता है, डीएनए होता है, और इसी डीएनए को देखकर पता लगाया जाता है कि जो भी व्यक्ति संदिग्ध होता है उससे इस डीएनए को मैच किया जाता है, ठीक है। जिसमें मैच होता है वही क्या होगा, इसका गुनहगार होगा, क्योंकि उसका बाल वहाँ पर मिला है। हालांकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। मान लीजिए हो सकता है वो उस व्यक्ति ने कुछ वहाँ पर संदिग्ध हालत में पड़ा मिला हो, या हो सकता है वो अपराधी ना हो, तो ऐसे बहुत सारे केस में देखने मिलते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको सिंपल बता दिया कि नाखून और बाल में डीएनए होता है जिसको देखकर हम किसी मुजरिम तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो फादर मानते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, वो हम मानते हैं सर एलेक जेफरी को, ठीक है। वर्ल्ड में जो फादर माना जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वो है सर एलेक जेफरी। और भारत के जो फादर हैं, इंडियन फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वो हैं लालजी सिंह। और ये सबसे पहले 1991 में जो राजीव गांधी जी का मृत्यु हुई थी उस वाले केस में भारत में सबसे पहले प्रयोग किया गया था, क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग हुआ था उसमें, ठीक है। आगे देख लेते हैं, एक है हमारा पॉलीग्राफी टेस्ट। पॉलीग्राफी टेस्ट ये आपने यूट्यूब पर बहुत बार देखा होगा, झूठ पकड़ने वाली मशीन करके, है ना। तो इसका बहुत सारा प्रचार होता है, वीडियोज़ होती हैं, एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के हाथ पे, पैर पे, सिर पे, ठीक है, वो बहुत सारी मतलब इलेक्ट्रोड्स होती हैं वो अटैच करते हैं, फिर उससे सवाल पूछते हैं, है ना। फिर देखते हैं कि उसको पसीना तो नहीं आ रहा है, या उसका बीपी तो नहीं बढ़ गया है, या उसका जो पसीना तो नहीं आ रहा है, या उसको सांस लेने में सांस के पैटर्न, रेस्पिरेशन का पैटर्न चेक करते हैं, बढ़ तो नहीं गया, घट तो नहीं गया। फिर उसका पल्स रेट चेक करते हैं। तो वो सब किस में हम करते हैं, पॉलीग्राफी में। पॉलीग्राफी में क्या होता है, इस व्यक्ति को हम कार्डियो स्टफ लगाते हैं और सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स अटैच करते हैं इसकी बॉडी में, जो बताती है हमें इसका बीपी के बारे में बताती है, पल्स का बताती है, रेस्पिरेशन का बताती है, चेंज इन स्वेट ग्लैंड एक्टिविटी या ब्लड फ्लो के बारे में बताती है, अगर हम इस व्यक्ति से कोई सवाल पूछें तो, ठीक है। और उसी के हिसाब से हम एक पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं उसी रेस्पॉन्स को, और लास्ट में हम उन रेस्पॉन्स से कंक्लूड करते हैं कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ठीक है। और ये इस्तेमाल करते हैं पुलिस ऑफिशियल्स, सीबीआई वाले और एफएसएल वाले।
FSL मतलब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वाले इस्तेमाल करते हैं। और ये अभी फ़िलहाल में हुआ था हाथरस केस में और आरुषि केस में, आरुषि हेमराज मर्डर केस में, और उन्नाव वाले केस में भी इसका यूज किया था। संभवतः इसका यूज किया गया था पॉलीग्राफी टेस्ट का। ठीक है, तो ये थी इसकी बैकग्राउंड इस क्वेश्चन की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ये जो हमारा कॉर्क टिश्यू है ये किससे बनता है। जो हमारा कॉर्क टिश्यू है ये किससे बनता है, पेरिडर्म से, फैलम से, फैलोडर्म से या फैलोजन से। तो आप ये जो फोटो देख रहे हैं ये किसकी है, कॉर्क टिश्यू की है। ठीक है, और ये है ड्राइंग, जो इसी कॉर्क टिश्यू की ड्राइंग, इसी को देखकर बनाया गया था ड्राइंग रॉबर्ट हुक के द्वारा अपनी किताब किसमें, माइक्रोग्राफिया। इनकी किताब है माइक्रोग्राफिया, उसी में इन्होंने इसको पहले देखा इस कॉर्क सेल को, और इसी का डायग्राम सेम टू सेम डायग्राम बनाया किसमें, अपनी किताब में, जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट की ग्रोथ की। ठीक है, सबसे पहले क्या होती है, प्लांट में आपको पता है ग्रोथ होती है। प्लांट की ग्रोथ दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी ग्रोथ, एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ। तो देखिए प्राइमरी ग्रोथ होती है प्राइमरी मेरिस्टेम से। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या करता है, प्लांट की लेंथ को बढ़ाने में मदद करता है। लेंथ कहाँ पे बढ़ाता है, रूट में और स्टेम में, या रूट और शूट में लेंथ इंक्रीज करता है कौन, प्राइमरी मेरिस्टेम। साथ में ही अगर हम किसकी बात करें, सेकेंडरी ग्रोथ की, तो ये क्या करता है, गर्थ को इंक्रीज करता है, मतलब पेड़ की चौड़ाई बढ़ाता है। ठीक है, और उसमें काम कौन आता है, लेटरल मेरिस्टेम। अब इससे क्या होगा, सेकेंडरी टिश्यू बनेगा। सेकेंडरी टिश्यू बनेगा या तो स्टेलर रीजन में या एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन में। स्टेलर रीजन में ये सेकेंडरी टिश्यू बनाता है कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, और यही कॉर्क कैम्बियम बनाएगा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, जबकि एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन में जो सेकेंडरी टिश्यू है ये क्या होता है, कॉर्क कैम्बियम बनाता है या फैलम बनाता है। ठीक है, बाद में यही फैलम अगर अंदर की साइड बनेगा तो ये क्या बनाएगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फैलोडम। और यही कॉर्टेक्स अगर बाहर, यही कॉर्क कैम्बियम अगर बाहर की साइड हुआ या वहाँ जाके डिवाइड हुआ तो ये बनाएगा कॉर्क, या इसी का दूसरा नाम है फैलम। तो ये कॉर्क और फैलम बनाएगा, जो कि क्या होती है, वाटर रेजिस्टेंट बार्क होती है। मतलब इस ये जो छाल है ये वाटर रेजिस्टेंट होगी। बार्क का मतलब छाल, पेड़ की छाल, और ये होती है वाटर रेजिस्टेंस। ठीक है, कॉर्क की वजह से। ठीक है, तो अब बताओ ये जो कॉर्क है, ये जो कॉर्क है ये किसने बनाया, ये बनाया है फैलोजन ने या कॉर्क कैम्बियम ने, फैलोजन या कॉर्क कैम्बियम ने। तो हमारा आंसर क्या होगा, कॉर्क कैम्बियम या फैलोजन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ये कॉर्क कैम्बियम की जो सेल्स होती हैं ये कैसी होती हैं, ये रेक्टेंगुलर सेल्स होती हैं। ये हमारी रेक्टेंगल टाइप की सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक होती हैं, जिनमें एक्टिव डिवीजन होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, और पैरेलल बनती हैं बॉडी के। ये सारी हमारी जो प्रॉपर्टी हैं किसकी हैं, कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, बाकी हम देख लेते हैं। जो हमारा पेड़ की छाल होता है, जिसको आप बोलते हो छाल, पेड़ की छाल, बार्क, इसमें आता है फैलम आता है, फैलोजन आता है, फैलोडर्म आता है और फ्लोएम आता है। ठीक है, और जो हमारा कॉर्क है, जिसको आप जनरली फैलम बोलते हो, कॉर्क को आप बोलते हो फैलम, कॉर्क कैम्बियम को हम बोलते हैं फैलोजन, सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसको हम बोलते हैं फैलोडर्म, ये सब मिला के क्या बनती है हमारी पेरिडर्म, जो है ये सब मिलके बनाती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है हमारा जो क्वेश्चन में पूछा था, कॉर्क कौन बनाता है, फैलोजन बनाता है, जो कि क्या है, कॉर्क कैम्बियम का ही दूसरा नाम है। इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फैलोजन होगा, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं आपसे इसकी अगली वीडियो में।